नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम पेरिस पर्यावरण सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे बीच ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क से डी रघुनंदन मौजूद हैं। हेलो रघु, ये जो पेरिस में क्लाइमेट समिट हो रहा है, पर्यावरण सम्मेलन, आखिर इसमें ऐसा क्या अलग चीज़ है जो लीमा में नहीं हुआ, जो कोपेनहेगन में नहीं हुआ? दो बातें हैं। एक तो ये पहले से तय है कि इस सम्मेलन में लिखित समझौता तय किया जाएगा। तो लीमा में, उससे पहले बॉन में, जितने पहले सम्मेलन हुए हैं वो इस सम्मेलन की तैयारी में किए गए थे। तो इसके बाद जैसे कियोटो में पहले एक एग्रीमेंट था, तो अब ये माना जाता है और ये तय था, पिछले मीटिंगों में ये लिखा गया है कि इस पेरिस सम्मेलन में एक नया समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका उद्घाटन होगा, इस पे हस्ताक्षर किया जाएगा। अब ये किस प्रकार का समझौता होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि जो INDC है, यानी कि जो हर देश अपने आप वॉलंटरी तौर पे एक सामने रखता है कि हम अपने उत्सर्जन को कितना कम करेंगे, अगले 10 साल या 15 साल में हम कितना करेंगे, वो एक हिस्सा है। अब उस पर चर्चा होती है या नहीं होती है, ये देखना पड़ेगा। पर इसके साथ जुड़े हुए और कई सवाल हैं। एक है कि ये जो समझौता होगा, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानूनन तौर पे एक समझौता होगा या अनौपचारिक समझौता होगा? विल इट बी अ लीगल ट्रीटी और नॉट लीगल ट्रीटी? ट्रीटी अगर कहते हैं, कानूनन अंतर्राष्ट्रीय कानून में लिखा गया हो, अमेरिका इसके पक्ष में नहीं है और अमेरिका की बात मानते हुए बाकी देश भी इस बात पे सहमत हैं कि ये ट्रीटी नहीं होगा। ट्रीटी इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका में उनकी जो सदन है, सेनेट और कांग्रेस, दोनों इसके खिलाफ हैं। वो नहीं मानेंगे, पहले से ही नहीं माना, आज भी नहीं मान रहे, तो वो ट्रीटी कर नहीं सकता। अगर अमेरिका नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा क्या? तो बाकी देश भी ये कह रहे हैं, चलो भाई हम एक ऐसा ढांचा बनाएंगे जो ट्रीटी ना हो, पर जितना लोगों ने अपने टारगेट को सामने रखे हैं उनको हम एक मान्यता देने का क्या सिस्टम निकालेंगे, वो होगा। तो ये एक अहम सवाल होगा। दो और अहम सवाल इसके साथ जो जुड़े हुए हैं इस सम्मेलन में, वो ये है कि पहले से ये बात तय है कि जितने उत्सर्जन औद्योगिक काल से हमने अपने पर्यावरण एटमॉस्फेयर में डाला है, जिसके वजह से आज ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका 75% जो विकसित देशों ने डाला हुआ है उसको। तो विकसित देश ने अगर डाला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण संबंधित कानून के तहत ये एक जाना माना उसूल है, पोल्यूटर पेज, यानी जितने प्रदूषण किया वो इसका जिम्मेदार है और उसको ठीक करने की जो भी लागत है, कॉस्ट है, वो भुगतेगा। तो अगर ये प्रदूषण आज किया गया है हमारे सामने, तो विकसित देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पोल्यूशन के जो असर हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, उसमें कॉस्ट लगेगा। खास करके जो विकासशील देश हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो उस भुगतने के लिए और उत्सर्जन को कम करने के लिए अगर मुझे कोयले से लेके सौर्य शक्ति पे तब्दीली करनी पड़ेगी तो उसमें लागत लगेगी। इसके लिए विकसित देश पैसे देंगे। तो अभी तक बात चल रही थी कि 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष। अभी तक ये पैसे कहीं नहीं है। पैसे के बारे में क्या कहा जाए, ये इस समझौते में आएगा नहीं आएगा, किस प्रकार आएगा, इस पे बहस होगी पेरिस में। और आखिर जैसे ये पैसे की बात है, वैसे तकनीक की भी बात है। अगर विकासशील देशों को ये तब्दीली करनी है कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था से गैर कार्बन आधारित व्यवस्था पे, तो इस पे लागत लगेगी और नई टेक्नोलॉजी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? टेक्नोलॉजी तो विकसित देशों से ही आएगी। क्या वो टेक्नोलॉजी देंगे या उसके लिए फिर कीमत मांगेंगे या पेटेंट का नाम लेके उसके लिए बाधाएं डालेंगे, ये भी चर्चा
का विषय है पेरिस में। रघु, जब आप ये विकसित और विकासशील देशों की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका ने 26 से 28% के कटौती की बात की थी, यूरोपियन यूनियन ने भी बात की, पर लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो विकासशील देश हैं उन पे भी एक लगातार दबाव बना जा रहा है कि वो अपनी इस कटौती को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो इससे जो प्रगति की एक क्रिया है, ये विकासशील देशों के लिए क्या उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी? बहुत ज़्यादा। पहली बात, एक स्पष्टीकरण अमेरिका के लक्ष्य के टारगेट के ऊपर है। जो उन्होंने 26% अपने उत्सर्जन को कम करने की बात की है, वो 2005 को बेस मानते हुए, पर जो यूरोपियन यूनियन EU ने जो वादा किया है वो 1990 का बेस मान के उन्होंने 30% का लक्ष्य रखा है, और ये भी कहा है कि अगर बाकी देश और अपने लक्ष्य को बढ़ाते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य को 30 से 40% तक बढ़ने को तैयार हैं। अगर हम 1990 को बेस माने तो अमेरिका का लक्ष्य केवल 6% आता है, तो कहाँ 6% और कहाँ यूरोपियन यूनियन के 30%, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं तो अमेरिका के इस लक्ष्य को बहुत शर्मिंदा मानता हूँ कि जो दुनिया का नंबर 2 स्थान पे प्रदूषण करने वाला देश है, जो दुनिया में सबसे विकसित देश माना जाता है, वो इतना शर्मनाक एक टारगेट सामने रख के जा रहा है, और पता नहीं वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना मुंह दिखाते हैं और पेरिस समिट में क्या करते हैं, ये एक बात है। पर ये जो दूसरी पहलू आपने जो उठाया, ये बहुत अहम सवाल है कि क्या एक तरफ विकसित देश अपने लक्ष्य को कम करके, इसका मतलब जो करना है वो तो हमें पता है, अगर विकसित देशों ने अपना लक्ष्य कम किया, इसका मतलब दबाव विकासशील देश पे है कि आप इस बोझ को और उठाओ, और ये अब आ रहा है, लगातार आ रहा है। अब चीन ने जितना लक्ष्य सामने रखा, उनके और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो गया कि हाँ भाई, जो तुमने कहा है वो ठीक है, और मैं तुम्हारे लक्ष्य के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप मेरे लक्ष्य के बारे में ज़्यादा ना बोलें। तो अब दबाव मिल के भारत पे सबसे ज़्यादा आ रहा है कि आप इस पे और कदम उठाओ। जो मेरा मानना ये है कि भारत ने जितना करना था, प्रति व्यक्ति अगर देखेंगे, हमारे जो उत्सर्जन हैं प्रति व्यक्ति के मुताबिक, एक तो बात है कि लोग इस पे बहुत चर्चा करते हैं कि भारत नंबर 3 स्थान पे है। भारत बड़ा देश है, आबादी हमारी ज़्यादा है, इसीलिए हमारे उत्सर्जन लगते हैं कि बहुत बड़ा है, पर अगर प्रति व्यक्ति देखेंगे तो पूरी दुनिया में औसत की तुलना में हमारा 1/3 उत्सर्जन बनता है, और अमेरिका के तुलना में 10वां हिस्सा भी नहीं है भारत का। तो मेरा मानना है कि जो लक्ष्य भारत ने सामने रखा है वो काफ़ी अच्छा है, बुरा नहीं है। ये अलग बात है कि अगर अमेरिका भी अपना लक्ष्य बढ़ाए, विकसित देश यूरोप वगैरह और बढ़ाएं, तो हम भी ऑफ़र कर सकते हैं कि हम भी 1-2% बढ़ा दें अपना, अगर आप लोग ज़्यादा बढ़ाएं तो। पर अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्यों बढ़ाएं? क्योंकि इसका मतलब यह है, जितना हम अपने उत्सर्जन में कटौती करते हैं, उतना हम अपने भविष्य में जो प्रगति हमने करनी है, जो विकास हमने करना है, वो हम कर नहीं पाएंगे। उसमें बाधाएं हम अपने आप पे बांधेंगे। जब अब भारत की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जब से मौजूदा सरकार आई है, परमाणु ऊर्जा की तरफ एक बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाया है मौजूदा सरकार ने। तब जब दूसरे और देशों में परमाणु ऊर्जा को लगातार बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा भारत की, अगर ऊर्जा की ज़रूरत को देखा जाए, और अगर दबाव ज़्यादा पड़ेगा प्रगतिशील देशों पे, तो ये जो ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग है उसको पूरा कैसे किया जाएगा? भारत ने अभी तक पहले भारत में लक्ष्य था परमाणु ऊर्जा का तकरीबन 20,000 मेगावाट। 20,000 को बढ़ा के मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 30 कह दिया, कभी उसको 40 कह दिया, ऐसे ही। इसके पीछे कोई ज़्यादा स्टडी नहीं था, कुछ खास वो नहीं था। ये था कि अमेरिका के साथ समझौता हो रहा था उस टाइम। हमने अमेरिका को एक लालच दिलवाने की बात थी कि भाई यहाँ पे बहुत बिजनेस होगा आपका, तो हमने कहा जी नहीं जी, हम 30,000 कर देंगे, हम 40,000 कर देंगे, हम आपसे 10 रिएक्टर ख़रीद लेंगे, ये बात थी। इस सरकार ने इस लक्ष्य को
63 मेगावाट तक बढ़ाया है। मेरा अभी भी मानना यह है कि एक कागजी लक्ष्य है, ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें लागत इतनी लगेगी कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो दूसरी मेजर जो लक्ष्य मोदी सरकार ने सामने रखा है वो है सौर ऊर्जा और पवन शक्ति। और सौर ऊर्जा पे उन्होंने एक 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य सामने रखा है और पवन शक्ति पे 75 गीगावाट यानी 75,000 मेगावाट का लक्ष्य सामने रखा है। मेरा मानना यह है कि ये भी काफ़ी मुश्किल टारगेट्स हैं। कितना हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ये 100 गीगावाट सौर ऊर्जा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात है। 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से बिजली जो पैदा करेंगे आप वो तकरीबन 60 से 70 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होगा। प्लस दिन में बिजली है, रात को बिजली नहीं है। पवन शक्ति में कभी सुबह होगी, रात को होगी, दोपहर को नहीं होगा। आपने देखे होंगे वीडियो, कई पवन चक्कियाँ जो लगी हुई हैं वो ऐसे ही स्थिर खड़ी हैं क्योंकि हवा नहीं चल रही। तो इसमें आपके ग्रिड में भी समस्या आती है, कॉस्ट आपका बढ़ता है, तो इसमें समस्याएं बहुत आएंगी। इसमें लागत भी काफ़ी लगेगा। तो आपका लागत क्या उसमें लगेगा या परमाणु ऊर्जा पे लगेगा? तो जहाँ तक मेरा मानना ये है कि ये लक्ष्य कागज़ में रह जाएगा, इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर क्योटो प्रोटोकॉल को देखा जाए तो 2% तक 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखने की बात की गई थी, पर अभी भी जो मौजूदा देशों ने जो वादे किए हैं उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 2.5 से लेकर 2.7 तक की वो टेम्परेचर पे हम टिके हुए हैं। तो आखिर आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि अगर इसी रफ्तार से बढ़ते जाएं तो हम 3 डिग्री सेल्सियस तो बड़े आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, बड़े आराम से। अभी भी अनुमान यह है कि अभी जो INDCs तकरीबन 180 देशों के आ चुके हैं जो दुनिया में 90 से ऊपर प्रतिशत के उत्सर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको अगर हिसाब लगा के देखें तो लग रहा है कि हम 3 से 3.5 अंक सेल्सियस को हम अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ तक हम पहुँचेंगे। ख़तरा ये है कि अगर केवल ये तापमान की बढ़ोतरी की बात नहीं है, अब आपने बारिश तो देखी है, मुंबई में देखा, अभी चेन्नई में हो रहा हादसा देखा, हमने उत्तराखंड में देखा। इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ेंगी और तीव्र होंगी। तो एक तो ये, दूसरा है कि वैज्ञानिकों का कहना यह है कि अगर हम 4 अंक सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाएं तो जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसको आगे रोक नहीं पाएंगे। अगर रोक नहीं पाएंगे इसका मतलब मानव जाति पे ही एक ख़तरा है और सवालिया निशान भी है कि क्या हम इस सदी के बाद इस पृथ्वी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये एक मेरे ख्याल से एक सीरियस बात है जो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम, अभी कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी जब सम्मेलन को संबोधित किया, उन्होंने भी किया कि पेरिस में ये हम समझौते पे आएंगे कि ये जो अग्रीमेंट होगा ये 2020 से लागू होगा। तो अब ये प्रपोज़ल है कि इस सम्मेलन में ये बात रखी जाएगी कि 2020 के बाद हर 5 साल एक रिव्यू किया जाएगा। इसको देख के फिर जितने लक्ष्य हैं उनको फिर ऊपर। मेरा मानना यह है कि दिस इज़ वेरी लेट, ये बहुत देर हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि सम्मेलन में ही, पेरिस में, देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे। अगर अभी लग रहा है कि हम 3 अंक सेल्सियस पे पहुँच रहे हैं ना कि 2 अंक सेल्सियस पे, तो इसी सम्मेलन में दबाव बढ़ना चाहिए देशों पे कि अपने अपने लक्ष्य को बढ़ाओ। और इसमें जो विकसित देश हैं, अमेरिका खास करके, उनकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बढ़ाएं। अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है कि 1-2% हम भी बढ़ाएं तो हम भी तैयार हो सकते हैं, बशर्ते बोझ जो है वो विकसित देश उठाएं। शुक्रिया रघु बात करने के लिए, और आगे जैसे ही ये मुद्दा बढ़ता रहेगा हम आपके पास चर्चा के लिए वापस आते रहेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।